टीएस सिंहदेव अपनी हार से क्या सीखे, क्या बदला सिंहदेव ने? हारे तो क्यों हारे? आप भी जान रहे हैं कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था और कारण यही थे कि और अपने ही विधानसभा के एक छोटी नगर निगम में आप सड़कों की देख रेख नहीं कर पा रहे हो, तो ये लोगों के बीच में जाती है बात। मेरे को कभी भूपेश ने नहीं बोला कि आपके यहाँ मैं काम नहीं होने दूंगा। मैंने कहा कि इतना का जरूरत पड़ेगा पैसे का, उन्होंने कहा ठीक है। जुड़े हुए कितने लोगों के ऊपर केसेस किए, कितने लोगों के ऊपर अधिकारियों को भेज के रेड कराई, कितने लोगों के साथ और क्या हुआ। मैं बंटी का नाम ले लेता हूँ, मैं गुड्डू का नाम ले लेता हूँ, आप सब इन सारे नामों से आप परिचित हैं। मैंने विकल्प भी रखे थे। 1 साल से करीब मैं माहौल बना रहा था मीडिया के माध्यम से कि मेरा मन थोड़ा नहीं हो रहा है चुनाव में भाग लेने का, और किसी कारण से नहीं। मैं हार जीत से चिंता नहीं करता, लेकिन कोरोना का काल मैं समझता हूँ कि मेरे लिए जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण समय था जिम्मेदारी निभाने का। मैं मौलाना टीएस सिंहदेव बन गया उसके बाद और और लोगों ने बुलाया मेरे को, कहा कि 5,000 से ज्यादा मैसेजेस, जिसके अंदर कम से कम 100 का एवरेज आप निकाल लीजिए, तो 5 लाख मैसेजेस जिसको मैं खोल नहीं पाया। और मेरी अब एक ही राजनीतिक मंशा है कि अगली सरकार कांग्रेस बनाए, उसमें मैं मदद करूं। कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई कुछ नहीं। बीजेपी तो सुशासन की सरकार है, इतना बढ़िया काम कर रही है, अभी वो जीत का बरसी मना रहे हैं और आप लोग का हार का सिलसिला खत्म नहीं होता, सब दक्षिण हार गए आप लोग। तो बड़ी हार की अंतर है, लेकिन 60 से ऊपर से हारे थे, उससे कम। कोई संतोष की बात नहीं है। 46,000 मतलब आप कहीं नहीं थे चुनाव में। तो 1 रुपए की शर्त, तो 1 रुपए की शर्त तो जीत गया। मांगूंगा ब्रिजमोहन भाई से, वो तो कहेंगे मैंने नहीं लगाई थी शर्त। लेकिन मीडिया में के साथियों ने बोला कि उन्होंने ऐसा कहा है। आपने कहा कि कांग्रेस जो समीक्षा करती जरूरी नहीं कि बताए, चलिए पार्टी को किनारे कर दें। टीएस सिंहदेव अपनी हार से क्या सीखे, क्या बदला सिंहदेव ने? आदमी को बदलना तो नहीं चाहिए, और आदमी अमूमन बदलता कम ही है, लेकिन समझना चाहिए। जिसे सीख भी कहा जा सकता है कि समझना चाहिए कि हारे तो क्यों हारे। आप भी जान रहे हैं कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था और कारण यही थे कि दिखता भी था और ऐसा कहीं महसूस भी होता था कि भूपेश के साथ काम करने में वो स्मूथनेस नहीं है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा मैं महसूस कर रहा था कि खुल के काम वैसा नहीं कर पा रहा हूँ। ग्राउंड में अपने क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा है। आप भी अंबिकापुर के हैं। नगर निगम के क्षेत्र में रोडों को लेके बार बार आलोचना हो रही थी कि सड़क नहीं बन रही, सड़क नहीं बन रही, फंड्स नहीं मिल रहे। ये उसका दूसरा पहलू था कि रोडें क्यों नहीं बन रही, बहुत छोटी सी चीज़ थी। आप सत्ता में हैं, नंबर 2 कैबिनेट में आपको मुख्यमंत्री जी ने रखा है, और अपने ही विधानसभा के एक छोटी नगर निगम में आप सड़कों की देख रेख नहीं कर पा रहे हो, तो ये लोगों के बीच में जाती है बात। तो काम में वैसा तालमेल नहीं दिख रहा था जैसा होना चाहिए। भूपेश तो कभी मेरे को कुछ नहीं बोले, जब भी मिले अच्छे से मिले, बात हुई अच्छे से बात हुई। मैंने कभी व्यवहार के तौर पे कभी गलत नहीं किया होगा, लेकिन जो भी बीच के लोग थे उनको प्रशासनिक महकमा कहें या जिस नाम से भी आप कहना चाहें, वहां स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि काम ठीक से नहीं हो रहे थे। मेरे को कभी भूपेश ने नहीं बोला कि आपके यहाँ मैं काम नहीं होने दूंगा। मैंने कहा कि इतना का जरूरत पड़ेगा पैसे का, उन्होंने कहा ठीक है। बात मेरे को याद है कि 30 करोड़ या 40 करोड़ का, मैंने कहा अभी तो टाइम कम है, फिर भी साल भर में हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, उसको कर देते हैं। लेकिन फील्ड में उसका पहुंचना, वहां के जो अमले थे, वहां के प्रशासनिक अधिकारी थे, कलेक्टर थे, बात व्यवहार में कोई गाली थोड़ा ना दे रहा है, दे भी नहीं सकता। देता तो फिर दूसरी स्थिति बनती। लेकिन काम का जो तरीका था प्रशासनिक अधिकारियों का, वो मेरे को नुकसान पहुंचाने वाला था। एक समय से, आखिरी समझिए करीब 3-3.5 साल मेरे को लग रहा था कि स्थिति थोड़ी ठीक नहीं हो रही। इतना तो अपने को भी समझ में आता है, अगर राजनीति में है
तो थोड़ी थोड़ी समझ तो रहती है। बोलते हैं तो क्या काम होता है, क्या काम नहीं होता है, जो होना चाहिए वो भी होता है कि नहीं होता है। तो वो स्थिति अच्छी नहीं थी, और इन बातों को देख के मैं नहीं चाहता था कि मेरे बने रहने से क्षेत्र में भी नुकसान की स्थिति बनी रहे। आप फिर मैं कह रहा हूं कि अंबिकापुर के निवासी हैं, जुड़े हुए कितने लोगों के ऊपर केसेस किए, कितने लोगों के ऊपर अधिकारियों को भेज के रेड कराई, कितने लोगों के साथ और क्या हुआ। मैं बंटी का नाम ले लेता हूं, मैं गुड्डू का नाम ले लेता हूं, आप सब इन सारे नामों से आप परिचित हैं। मैं अपना नाम ले लेता हूं, मेरे नाम से आप परिचित हैं। तालाब की जमीन और कई- जलीमी की तालाब पता कई नहीं क्या चीजें, कई चीजें, रजिस्ट्रियां रोक दी गई, ये सब रोक दिया गया। हम लोग का, मेरा काम तो ये जमीनें बेच बेच के ही चला है। राजनीति का काम मुख्य तौर पे, कुछ पैसे निवेश भी किए हैं, कहीं इन्वेस्ट भी किया है, कुछ जो राजनीति कहते हैं, सामाजिक काम कहते हैं, मेरा उसी से घर के धन का उपयोग दुरुपयोग करके ही मैंने अगली पीढ़ी का हिस्सा भी उसमें लगा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि आपका विश्लेषण में प्रॉपर्टी की वैल्यू कम कैसे होगी। हाँ, ये सवाल मेरा ही सवाल था। आपने पूछा था ये कम कैसे हो रही है, जबकि साल दर साल प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। हाँ। रजिस्ट्री होता है तो 10% तो हर साल ऐसे ही बढ़ जाता है। वो भी घटा तब था जब आप मंत्री थे। तो इन स्थितियों को देख के मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, और मैंने अपने साथ के सारे लोग हैं, फिर मैं आप ही का नाम ले रहा हूं, आप जानते हैं वहाँ नागरिक हैं, इसलिए एक बेहतर पत्रकार भी हैं, पैनी नज़र रखते हैं, सारी जानकारियां रखते हैं। उन लोगों ने कहा कि नहीं बाबा, इस बार तो लड़ना होगा। मैंने विकल्प भी रखे थे। 1 साल से करीब मैं माहौल बना रहा था मीडिया के माध्यम से कि मेरा मन थोड़ा नहीं हो रहा है चुनाव में भाग लेने का, और किसी कारण से नहीं। मैं हार जीत से चिंता नहीं करता, मेरे को और किसी चीज़ से ये नहीं है कि किसी पद के लिए मैं चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना, मेरी सोच नहीं रहती। जो मिलेगा वो ठीक है, और कुछ मिलेगा और अच्छा है, लेकिन उसी के लिए अपन कर रहे हैं, ये अपना काम नहीं था। क्षेत्र के लिए, अपने साथियों के लिए अगर कुछ कर सकते हो तो उसके लिए रहेंगे, करेंगे, पीछे नहीं हट पाते। तो उसी मानसिकता में अपन फंस गए। लोगों ने मेरे विचार को समझा, सुना, समझा, लेकिन कहा कि नहीं, इस बार आपको लड़ना है, इस बार तो आपको लड़ना है। तो चुनाव लड़े। माहौल ठीक नहीं था, ग्राउंड में माहौल ठीक नहीं था। फिर भी 94 वोट से ही हारे। तो इन परिस्थितियों में भी लोगों ने काफी साथ दिया। 40,000 वोट से करीब करीब जीते थे, और वो 94 वोट की हार में परिवर्तित हो गया। तो 20,000 वोट करीब परिवर्तित हो गए। 20,000 वोट इधर से उधर चले गए, इतना परिवर्तन आया। और उसके कारण एक ये मैंने आपको बताया, मैं 100 कारण आपको गिना सकता हूं जो 100 वोट का फर्क कम से कम डाल सकते हैं। 100 कारण 100 वोट के, मतलब ऐसे ऐसे गिना सकता हूं मैं। आप कहते हैं ना विश्लेषण, तो आदमी ऐसे नहीं बैठता है, कोई समूह संगठन ऐसे नहीं बैठता। कारगर कितना होता है बात अलग है। अगले बार चुनाव अगर लड़ा तो हारूंगा कि जीतूंगा वो एक बात अलग है, पर विश्लेषण नहीं किया, ऐसा नहीं होता। जितना मैं क्षेत्र में पहले रहता था, नहीं रह पाता था, क्योंकि जवाबदारी आई, नई जवाबदारी आई। विधायक के रूप में था, ये भी मैंने आपसे पहले साझा किया। तो मैं सुनता था कि लोग कहते हैं हमको अच्छा विधायक मिल गया, जब बुलाते हैं आ जाता है। क्रिकेट मैच हुआ, फुटबॉल मैच हुआ, कोई भी बात हुई, कोई धार्मिक आयोजन हो गया, कहीं सैला हो गया, कहीं कर्मा हो गया, तो नहीं, बाबा को बुलाते हैं, वो आ जाते हैं। तो उसमें दूसरी जवाबदारियां साथ में नहीं थी। दिन के तो 24 ही घंटे हैं, सोने, खाने, पीने और घर परिवार के साथ बैठे। तो उसके बाद किसी भी व्यक्ति के पास 12-14 घंटे से ज़्यादा नहीं बचते हैं। कुछ लोग 18 घंटा काम करते हैं, सुनते हैं, वो छोड़ देते हैं। वो समुद्र के नीचे पंख लगा के फोटो भी खिंचा लेते हैं, लेकिन 18 घंटे काम करते हैं। गुफाओं में जाके ध्यान भी करते हैं, विवेकानंद जी के यहाँ जाके सब वो भी करते हैं, लेकिन 24 घंटे काम के लिए निकाल 18 घंटे।
वो छोड़ दें, तो मेरे को लगता है कि 12-14 घंटे अपन लोगों के लिए जहां रहते हैं करीब करीब उपलब्ध रहते हैं। उस समय जो जैसी स्थिति बनी, उसमें जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने को मौका आया तो अंबिकापुर विधानसभा या सरगुजा से लोगों से मिलने का दायरा छत्तीसगढ़ हो गया। आज अगर आप देखिए तो मैं उस बात का दबाव महसूस करता हूं कि लोग मिलना चाहते हैं। पहले अंबिकापुर के लोग मिलना चाहते थे, मान लीजिए अंबिकापुर यानी सरगुजा के लोग मिलना चाहते थे। अंबिकापुर में रहते हैं तो वहाँ थोड़ा ज्यादा, सरगुजा आप पकड़ लीजिए, उसके साथ संभाग थोड़ा बहुत पकड़ लीजिए, क्योंकि कोरिया से भी मम्मी भी बैकुंठपुर से लड़े थे, आना जाना सब एक ही था, एक ही जिला था पहले। ये दायरा बढ़ के छत्तीसगढ़ हुआ। अब उतने घंटे आपके पास हैं, 24 घंटे से बढ़ के तो समय मिलेगा नहीं। अब लोगों की उम्मीद है कि नहीं, हमारा विधायक तो जब हम चाहते हैं आ जाता है। अब अंकित कहेंगे कि बाबा हमको तो मिलना है, वो कौन सा टाइम लगेगा? जो सरगुजा तक सीमित था, लोग नहीं उसको शायद महसूस कर पाते, वही आगे बढ़ा रहे हैं कि बाबा बढ़ो, जाओ और करिए, कोशिश करिए और आगे बढ़िए। लेकिन उसके साथ जो चीजें होती हैं वो लोगों तक ना हम लोग पहुंचा पाते हैं, ना शायद वो उस बात को समझ पाते हैं। तो अब समझिए कि बस्तर तक, नांदगांव तक, कवर्धा से लेके महासमुंद तक, देवभोग तक के लोगों से संबंध, सरायपाली हो गया, सारंगढ़ हो गया, बसना हो गया, सब जगह से, रायगढ़, कहीं ना कहीं 2-4 लोगों से आदमी संपर्क में आ जाता है विधायक से नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम। तो वही 12-14 घंटे ही तो बांटना है, समय कम होता है। फिर भी लोगों ने 980 वोट से जो जिताया था, नेता प्रतिपक्ष के बाद में 20,000 करीब पहुंचा दिया, सहारा लोगों ने दिया। तो अब और जब मंत्री के रूप में काम करने का मौका लगा तो कोरोना तो एक बहाना टाइप अब लगता है बोलना, लेकिन कोरोना का काल मैं समझता हूं कि मेरे लिए जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण समय था जिम्मेदारी निभाने का। जब एक थोड़ा बहुत सोचने समझने वाला व्यक्ति अपने आप को मैं मानता हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं किसी भी फील्ड में, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारियां रखता हूं, ऐसा मैं मानता हूं अपना अगर विश्लेषण करूं तो मैं दुनिया के थोड़े बहुत लेख और ये वो एक्सपर्ट्स की बातें सुनना, यूएन के एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करना, ये करना, टाइम निकाल के कुछ देश के लोगों से बात करना, कहीं कोई संपर्क का मिल गया तो वहाँ के अम्बेसडर से बात कर लेना। अपनी फॉरेन सर्विस के लोग तो अम्बेसडर बनते हैं। आपका दोस्त कोई निकल गया कि अग्रवाल मेरी बात करा दीजिए, साउथ कोरिया के अम्बेसडर हैं, समझ लें कि वहाँ क्या हो रहा है, सिंगापुर में क्या हो रहा है। तो जितना मैं कर सकता था मैंने संपर्क थोड़ा बहुत किया, पढ़ा, और ये स्पष्ट तौर पे समझ में आ रहा था कि कोरोना के बारे में दुनिया में किसी एक्सपर्ट को कुछ नहीं मालूम। एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति आ गई है दुनिया के सामने, जिसमें डॉक्टर्स को मैं देख रहा हूं कि अपने क्लिनिक्स और अस्पताल बंद करके बैठ जा रहे हैं इस डर से कि हम मर जाएंगे। जो माहौल था वो ऐसा माहौल बना हुआ था, और उस समय आप स्वास्थ्य विभाग के मंत्री के रूप में उस जिम्मेदारी से जुड़े हुए थे, तो मैंने अपने आप को उसमें लगा दिया, कोरोना के प्रबंधन में लगा दिया, और आना जाना भी रुक गया था। लंबे समय तक लॉकडाउन था और परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण थी, सामान नहीं मिलते थे, कुछ नहीं था, बन ही नहीं रहा था देश में, दुनिया में नहीं बनता था। ये ले लो तो ऐसा हो जाएगा, वो ले लो तो ऐसा हो जाएगा, इसमें आपको निर्णय करना ये दवाई लेनी कि नहीं लेनी, मलेरिया की दवाई खिलानी कि नहीं खिलानी, फलाना चीज़ करना कि नहीं करना, ये चीज़ कितने रुपए में खरीदना। वो तुरंत लोग बैठे हुए हैं कहने के लिए कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे इस बहुत चुनौतीपूर्ण समय था जिसका मुझे बहुत संतोष है कि मैं उसका भागीदार, जवाबदारी निभाने का भागीदार बन सका, और उसने मेरा काफी समय लिया। 1.5 साल कम से कम यहीं रहे। 3 बार कोरोना से भी ग्रसित हुए, तो आप 3 बार एक कोरोना होता है तो 25 दिन तो मान ही लीजिए, 21 दिन क्वारंटीन से लेके तो 21 या
2 महीने तो कोरोना में निकल गए। फिर भी यहाँ से बैठ के सारे अधिकारियों से, टीम से मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि बहुत अच्छे अधिकारी के साथ, अधिकारियों के साथ काम करने का मौका मिला। बहुत रिस्पॉन्सिव थे, सुनते भी थे, बताते भी थे, समझाते भी थे, बात भी लेते थे। मैं भी अगर कुछ जानकारी रख रहा हूँ तो कि कौन बोल रहा है, नेता है, लोग क्या जानेंगे, ऐसा बिल्कुल एक पल भी अनुभव मेरे को मंत्री के रूप में किसी भी विभाग में था ऐसा नहीं उनने महसूस होने दिया। और अधिकारियों ने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया और अपनी सीमित, हम सबकी सीमित क्षमताओं के अनुसार से हम लोगों ने काम किया। ये समय निकल गया। बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है, नंबर गिर रहे हैं ना। अब बाबा को ही आपने भेजा है कि वहां जाओ, मंत्री भी बनो, मुख्यमंत्री चाह रहे थे बनो तुमने कि तुम मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हो, आप मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हो तो वहां रहो, आप काम अच्छे से काम देखो। लेकिन फिर यहां भी मांग, तो ये फैक्टर हो जाता है चुनाव में, एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, कि आपकी उम्मीद जब बढ़ जाती है और उसके रिटर्न आप उतना नहीं दे पाते हो, तो उसमें अपन विफल हुए। चाहे वो रोड नहीं बनना हो, चाहे समय नहीं दे पाना हो, लोगों के साथ और समय साझा करने की स्थिति बन जाती है। तो अपने तरफ से इस प्रकार की कमियां मैं मानता हूं कि कम से कम 100 वोट से तो ज्यादा काट दी होगी। एक जवाबदारी निभाने। ठीक है, नतीजे आ गए। अब वही सवाल, आप बाकी चीज मैं छोड़ दे रहा हूँ। हाँ, बाकी छोड़ देते हैं, उसके लिए फिर आ जाएंगे। बदले कितना, बदले कितना, मतलब अब उन नतीजों से क्या सीखे? जैसे आपने कहा लोगों के बीच हमेशा थे, लोग कहते थे सबसे अच्छा विधायक हमारे पास, एक आवाज में हाजिर। अब सिंहदेव हाजिर है नहीं, विधायक के रूप में अब काम नहीं कर पाऊंगा। सिंहदेव तो हाजिर है नहीं, उस रूप में अब काम कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपने मेरे को ढकेल के छत्तीसगढ़ के संपर्क में ला दिया। मैं, अंकित अगर आ रहे हैं तो मैं इनको अब नहीं कह सकता कि मैं आपसे नहीं मिलूंगा, मैं तो सिर्फ सरगुजा वालों से मिलूंगा। तो वहां तो अब नहीं जा सकते। अगर राजनीति में रहना है फिर तो वहां रहेंगे, राजनीति के बाहर रिलैक्स होके, जब क्या कहते हैं उसको, संन्यास ले लेंगे राजनीति से, तब आपके लिए उपलब्ध है। फिर आप किसी काम के नहीं होगे, मैं बाबा को क्यों बुलाना, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। स्नेह प्रेम में तो उपलब्ध रहेंगे उस समय 24 घंटे यानी जब बाहर नहीं गए तो उपलब्ध रहेंगे, जैसे पहले रहते थे वैसे उपलब्ध रहेंगे। पर फिलहाल तो आपने बढ़ा दिया, हटाया नहीं, मेरे को बढ़ाया, मेरे को मौका दिया कि नहीं, यहाँ सिर्फ एक विधायक की जगह और भी कुछ जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, तो लो, उतना मौका दीजिए मेरे को। जैसे पहली बार मैं नगर पालिका के चुनाव में पार्षद के रूप में जब चुनाव लड़ा, तो उस वार्ड के लोगों ने कैंडिडेट तय कर लिया था, और तय करने के बाद फिर मेरे को कहीं से जगह नहीं मिल रही थी लड़ने के लिए, तो उन्होंने मेरे को कहा कि ठीक है, आप यहाँ से आके लड़ो। मैं मौलाना टी.एस. सिंहदेव बन गया उसके बाद। और लोगों ने बुलाया मेरे को, कहा कि आप जाओ, शहर में दूसरी जगह प्रचार करना है, आप जाओ, चुनाव के वोटिंग के एक रात पहले आप आ जाना, हम आपको घर घर ले जाएंगे, घर घर। वो जो मुस्लिम परस्त होने का आप पे जो टैग लगता रहा है, वो उसी वार्ड के चुनाव के चक्कर में लगा, वहीं से? उसके बाद से हाँ, लोगों ने भरपूर उसका प्रयोग किया। मौलाना टी.एस. सिंहदेव, और जो पहला चुनाव 980 वोट से मैं जीत पाया केवल, उसके पीछे वो एक कारण बना। पहले सब नॉर्मल लग रहा था कि ठीक चल रहा है, कि आराम से जीत जाएंगे। फिर मैं जब गाड़ी से आना जाना सदर रोड और ये सब में अपन करते ही हैं, तो मैं देखने लगा कि लोग थोड़ा सा नजर नहीं मिला रहे। पहले जाते थे तो दुआ सलाम हो रही है, ऐसे ही प्रणाम हो गया, किसी ने हाथ उठाया, किसी ने प्रणाम किया, अपना चल रहा है। तो समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, जिसको आप कहते हैं ना कि सीखे कि नहीं। तो वो आदमी जीवन भर सीखता ही रहता है, सीखता ही रहता है। तो मैं देख रहा हूं कि ये वही अंबिकापुर नहीं है, रिस्पॉन्स फर्क हो गया। ये वही अंबिकापुर है जिसमें डैडी के साथ में जब जाता था तो ऐसे ही डैडी बोलते थे कि थोड़ा सिर ऐसे मत रखा करो, तो देखते भी रहा करो कि कहीं अगर किसी ने प्रणाम किया तो प्रणाम करना। तो ये ट्रेनिंग मानिए या सीख मानिए या व्यवहार कैसे रखना मानिए, हम लोग बचपन से ही देखे
घर के बड़े कैसे कर रहे हैं, डैडी कैसे करते हैं, मम्मी कैसे करते हैं, तो आज बच्चा सीखता है। मैं भी बड़ा होता बच्चा था, मैं भी देखता था, सीखता था। तो ये हम लोग के जीवन का हिस्सा है, व्यवहार का हिस्सा है। तो उस हिस्से के तहत मैं नजर, मोबाइल में लोग कहते हैं बहुत बात करता है बाबा, पहले तो ये भी एक चलता था हाँ कि वोट उसे मिलेंगे कि मतलब आप कटेंगे। बस आप इसी में लगे रहते थे तो वो लेकिन रास्ते ये में- बड़ा अजीब है कि जिस मोबाइल को लेकर आप आलोचना के शिकार हैं, हम ही लोग आपकी बहुत कटु आलोचना करते थे, वो नंबर ही आपका बंद है, वो चालू ही नहीं होता। लोग अगर आपसे इंटरेक्ट ही करना चाहें उसी नंबर पे, नंबर बंद है, कैसे मैंने होगा? लोगों को बता दिया था कि ये नंबर बंद कर रहा हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे। मैंने नया नंबर ले लिया, अब उस नंबर में उतने नंबर हैं, और आधे जो फोन मेरे पास आ जाते हैं वो अनलिस्टेड नंबर आते हैं। आज मेरे पास जो फोन आते हैं, आप अभी भी देख लीजिए कि आधे उसमें हैं वो अनलिस्टेड नंबर आते हैं। तो नंबर देना, वो जमाना बीत गया, अब लोग नंबर ले लेते हैं। और तकनीक की पहुंच इतनी हो गई है कि आप नंबर उससे, अब देखिए व्हाट्सएप मेरे को बहुत खराब लगता है, मैं व्हाट्सएप में हूं, पर उसकी कुछ उपयोगिता है। 5,000 से ज्यादा मैसेजेस, जिसके अंदर कम से कम 100 का एवरेज आप निकाल लीजिए, तो 5 लाख मैसेजेस में जिसको मैं खोल नहीं पाया। तो 5 लाख भी ना कहें तो 2 लाख तो आप पक्का मान लीजिए कि 2 लाख मैसेजेस ऐसे होंगे जिसको मैं देख नहीं पाया। मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ये अव्यवहारिक है। अगर कोई आपको प्रणाम कर रहा है तो आपको प्रणाम करना ही है, करना ही चाहिए। इस न्यूनतम शिष्टता है। किसी ने आपको संदेश भेजा, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे, तो ये उसका एक हिस्सा है। पर मैं फिर नया नंबर नहीं ले सकता, इसलिए नहीं कि मैं, कोई मेरे को मैसेज ना करें, पर आज तो ग्रुप्स हैं जो आपसे बिना पूछे ही आपको ग्रुप में जोड़ देते हैं, और हजार हजार से ज्यादा मैसेज वाले ग्रुप्स हैं जिसको मैं खोल नहीं पाया। एक आध बार मैंने मैसेज भी डाला तो उनका मैसेज आया कि नहीं, जवाब मत दीजिएगा बाबा, यानी और बवाल मत हो जाए। तो वो वैसे ही मैंने रखा। तो आज कांटेक्ट दिक्कत वाली बात नहीं है। गांव से, कहीं से भी, छत्तीसगढ़ में कई जगह से फोन आते हैं। शायद ही कोई जिला होगा जहां से फोन नहीं आता, अनलिस्टेड भी। संगठन में अक्सर कई बार चर्चा चल जाती है कि आपको कोई दायित्व दिया जाने वाला है, प्रदेश का कोई दायित्व दे सकते हैं, राष्ट्र का, राष्ट्रीय स्तर का कोई दायित्व दे सकते हैं। जो आपने कहा ना कि कांग्रेस कुछ करती है कि नहीं, तो उसमें देखिए उड़ीसा में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा था, पूरी कांग्रेस की बॉडी को भंग कर दिया कि कांग्रेस करती है कि नहीं करती है। ब्लॉक लेवल तक पूरी बॉडी को भंग कर दिया, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। तो जैसे वहां हुआ, ये हुआ कि और जगह भी होगा। उसके कुछ समय बाद, अभी 2-1 महीने पहले हिमाचल में भी उस तरह की कार्रवाई हुई। आपने देखा कि पूरी बॉडी को भंग कर दिया गया, यानी कांग्रेस एक्शन मोड में है। एक तरफ बात आती है कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, करना भी है, लेकिन थोड़ी समझदारी से और संभल के भी करना है। एकदम ऐसे ही कहीं कूद नहीं जाना है। एक बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है जिसके परिणाम अच्छे या बुरे दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे ही आंख बंद करके नहीं कूद जाना। कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है उड़ीसा में भंग होने के बाद, अभी बॉडी नहीं बनी। मेरे मन के हिसाब से और जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए केयरफुली चल रहे होंगे। हिमाचल में ऐसा हुआ। अभी CWC की बैठक हुई, उसके बाद वेणुगोपाल जी, जयराम रमेश जी और पवन खेड़ा जी, इनने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली AICC हेडक्वार्टर्स में, 24 अकबर रोड में। और उसमें उन्होंने कहा कि 5-5.5 घंटे चली CWC की बैठक, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि ऊपर से लेके नीचे तक, AIC से लेके ब्लॉक तक बड़े परिवर्तन होंगे। तो जब ऐसी बात सामने आती है तो फिर अटकलें चलने लगती हैं, यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा। तो उड़ीसा से ये सिलसिला चालू हो गया, यहाँ भी चेंज हो सकता है, यहाँ भी चेंज हो, फिर कौन कहाँ जा सकता है, कौन कहाँ जा सकता है। मैं भी उसी लाइन में हूँ कि ये कहाँ अब जाएंगे, ये दिल्ली जाएंगे कि यहाँ इनको कुछ काम मिलेगा, इनके साथ अब क्या होगा। तो विश्लेषण करते हैं लोग, एक व्यक्ति है ये भी, इसको भी कहीं कोई जगह हो सकता है कि मिले। कांग्रेस में रहा है,
लोगों से टच में रहने की कोशिश करता है, इमेज ठीक ठाक है, ज़्यादा बोल्ड नहीं है, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, ज़्यादा लड़ता नहीं है तो कहीं नुकसान भी नहीं करता है। एक इमेज है कि ठीक ठाक आदमी है, और यहाँ रहा, विधायक रहा, अभी तो हार गया, 3 बार जीता, 1 बार नेता प्रतिपक्ष का मौका मिला, 1 बार मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, तो इसके लिए भी कोई जगह होगी क्या? कई लीडर्स हैं छत्तीसगढ़ में, सबके बारे में बात होती है, उसमें अपना भी नंबर आएगा। सत्यनारायण शर्मा जी हैं तो धनेन्द्र साहू जी हैं, तो मोहम्मद अकबर हैं, तो रविंद्र चौबे जी हैं, उमेश पटेल हैं, तो कवासी लखमा हैं, तो लखेश्वर बघेल हैं, तो अमरजीत भगत हैं, ताम्रध्वज साहू हैं, चरणदास महंत जी हैं, भूपेश हैं, दीपक हैं, मैं हो गया, और एक आध नाम छूट रहे होंगे। तो लोग तो देखते हैं इसमें अटकलबाजी, अटकल क्या है, समीक्षा करते हैं कि क्या होगा, इनमें से कौन कहाँ रह सकता है। तो फिर लाइन खुलता है यहाँ से लेके दिल्ली तक का कि ये यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है। और कुछ नाम छूटे होंगे तो उनके लिए क्षमा, अनिला भेड़िया जी हैं, और भी कई सीनियर्स हैं, फूलो देवी नेताम हैं, महिलाओं में और भी लोग हैं। तो इन सब के लिए लोग सोचते रहते हैं हमेशा। ये जो बता रहे हैं आप, ये प्रदेश अध्यक्ष के लिए बता रहे हैं या जो राष्ट्रीय टीम को लेकर सीधे सब एआईसीसी से ब्लॉक तक परिवर्तन। ये वेणुगोपाल जी को मैंने बोलते सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने उनको ये बाकायदे बोलते सुना है कि उन्होंने ये कहा है कि सीडब्ल्यूसी में ये बात हुई। तो ये तो अभी हालिया हो गया, चालू तो हो गया था उड़ीसा से, उड़ीसा के बाद फिर यहाँ हुआ। चलिए, एक सवाल जो हर बार आप जिसको यू टर्न ले जाते हैं या स्विंग कर देते हैं गेंद को, या बल गेंद खेलते ही नहीं उस गेंद को, फिर से पूछ लेता हूँ, वो बंद दरवाजे के पीछे सीएम वाला जो किस्सा कोई था, उसको बताना चाहेंगे? वो अभी उचित नहीं है बताना, क्योंकि देखिए मैं पार्टी में हूं, अभी कांग्रेस छोड़ के मैं 20 बार बोल चुका हूं, कहीं जाने वाला तो कोई नहीं, जाऊंगा तो रिटायरमेंट में। अभी रिटायर होना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सरगुजा में काम करना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में काम करना चाहता हूं, और मेरी अब एक ही राजनीतिक मंशा है कि अगली सरकार कांग्रेस बनाए, उसमें मैं मदद करूं। कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरा टारगेट केवल मेरे मन के अंदर का जो एक ही टारगेट है कि ये जो हम लोग हार गए, 14 में 14 सीट सरगुजा का हारना हजम करना कठिन है। देखिए, एक जवाबदारी है, कोई ईगो की बात नहीं है। मेरे लिए तो हारना वारना कोई बहुत बड़ी बात, अच्छा तो नहीं किसी को लगेगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। जीवन में कितने मैच खेले, कितने जीते, कितने हारे, कितने बार बॉलिंग की, तो कभी कभी विकेट लिया, कभी कभी पिटे चौवा छक्का, वो मेरे लिए बड़ी बात नहीं। लेकिन इतना ज्यादा, जबकि पार्टी ने एक जवाबदारी दे रखी थी कि नहीं, यहाँ तो बाबा देखेंगे, और लोग भी हैं, बाबा मतलब टीम बाबा की, कांग्रेस की टीम यहाँ देखेगी, कुछ आएगा, और हम लोग 0 डिलीवर किए। छत्तीसगढ़ में आप मंत्रिमंडल के एक सदस्य हो, मैंने बोला कि भूपेश ने मेरे को नंबर 2 पे रखा था, बाद में आखिरी में नाम के लिए कहें या जिसके लिए भी कहें, एक सम्मान दिया, और एक छत्तीसगढ़ का पहला, मेरे ध्यान में नहीं था, वो मीडिया में मैंने पढ़ा तो उसमें आया कि पहला उप मुख्यमंत्री। तो चलिए, उप मुख्यमंत्री के रूप में भी पार्टी ने सम्मान दिया। तो इतनी तो जवाबदारी बनती है। मैं क्या कांग्रेस में या राजनीति में सिर्फ इसलिए हूं कि मेरे को कोई पद मिले? अपने लोगों के लिए हो ना पहले। मेरे को राजनीति में क्या मिल रहा है? मेरी तो जमीन, आप कह रहे हो कि वैल्यू कम हो रही है, संपत्ति की वैल्यू कम हो रही है, अपन उस लाइन में नहीं है, तो मेरे को राजनीति से क्या मिल रहा है? पद के लिए मेरा वैसा नहीं है, ये नहीं कि मेरे को पद मिलेगा तो मैं उसको ठुकरा दूंगा। मैं सन्यासी नहीं, मैं राजनीति में भाग लेने वाला एक व्यक्ति हूँ। जवाबदारी मिलेगी तो जवाबदारी माध्यम बन जाती है लोगों को मदद करना, अपने लोगों को मदद करना, छत्तीसगढ़ में कुछ करना। तो 100% लेंगे, लेकिन पहले वहां को तो बेटर करें। तो मेरे लिए और कुछ आगे नहीं है। नंबर 1 मेरी प्रायोरिटी सरगुजा क्षेत्र, नंबर 2 मेरी प्रायोरिटी छत्तीसगढ़, नंबर 3 प्रायोरिटी फिर देश दुनिया।
तो मेरा सोच एकदम क्लियर है कि मेरे को सबसे पहले क्या करना है, सरगुजा के अंदर अंबिकापुर विधानसभा, लोगों से टच में रहना है। नंबर 2 सरगुजा लोकसभा, नंबर 3 सरगुजा संभाग, ये पहली प्रायोरिटी आ गई। उसके आगे छत्तीसगढ़ में, वहां अगर कुछ कर सकता हूं जिससे कांग्रेस के लिए वातावरण बने, कांग्रेस सत्ता में अगली बार आ सके। मैं मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, मैं फिर क्लियर कर दे रहा हूं, अक्सर ये लगता है कि ये करके, मैं एकदम क्लियर है, कांग्रेस को अगली बार गवर्नमेंट में लाने के लिए मैं क्या योगदान दे सकता हूं, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं और करूंगा। बीजेपी तो सुशासन की सरकार है, इतना बढ़िया काम कर रही है, अभी वो जीत का बरसी मना रहे हैं, और आप लोग का हार का सिलसिला खत्म नहीं होता, सब दक्षिण हार गए आप लोग। आप बोलते हैं कि सरकार वापस लानी है, सपना अजीब सा नहीं है? नहीं है, सपना नहीं है, ये एक वास्तविकता है जिसको परिणाम में परिवर्तित करना है। दक्षिण की ही कहानी, हम लोग काफी मतों से हारे, 45-46, कभी मैं 43 पढ़ा था, फिर कल परसों कुछ लोगों के साथ बैठे थे, उन्हें 46,000 बताया, 46,000 से हारे, तो बड़ी हार की अंतर है। लेकिन 60 से ऊपर से हारे थे, उससे कम है, कोई संतोष की बात नहीं है। 46,000 मतलब आप कहीं नहीं थे चुनाव में। बीच में ऐसा भी लगता था कि नहीं, इतने से नहीं हारेंगे, हारेंगे भी तो क्या पता जीत जाए, नया लड़का है। ब्राह्मण समाज पहल कर रहा था और दूसरे दल ने उनको टिकट नहीं दिया। यहाँ क्या ब्राह्मण समाज एक होके 30-40 हजार वोट, कोई कहता 28,000, कोई कहता 40,000, बड़ी संख्या है, क्या ऐसा पोलराइजेशन हो सकता है क्या? युवा को दिया तो युवा क्या गैर हो सकते हैं क्या? अल्पसंख्यक आबादी है, मुसलमान आबादी है, इतना तो परिणाम कुछ अच्छा आ सकता है क्या? ये सब सोचिए। और बाकी बड़ा दायरा है कांग्रेस का, कोई 2 जाति समूह में सीमित नहीं है, हर समाज में कांग्रेस के लोग हैं। तो एक बेस, ये तो एक बेस हो गया कि आपका एक आधार है, ये 2 समूह, एक आधार, 3 समूह, युवा, आपके ब्राह्मण समाज और मुस्लिम मतदाता, ये आपका बेस हो गया, ऐसा माना जा रहा था। और इसके ऊपर कांग्रेस से जुड़े हुए अनेकों लोग, तो एक संभावना है कि अच्छा अपन कर सकते हैं। लेकिन वो 46,000 से हारना तो अच्छा अपन कह ही नहीं सकते, वो परिणाम आया। बृजमोहन जी ने कहा था कि मैं छोड़ दूंगा राजनीति, या कुछ कहा था अगर पिछले बार से 1 वोट ज्यादा आए तो। आप ही लोग ने, यानी मीडिया के साथियों ने मेरे से उस समय प्रश्न किया था, मैंने कहा लग गई शर्त बृजमोहन भाई से 1 रुपए की, मगर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो 1 रुपए की शर्त, तो 1 रुपए की शर्त तो जीत गए। मांगूंगा बृजमोहन भाई से, वो तो कहेंगे मैंने नहीं लगाई थी शर्त। लेकिन मीडिया में के साथियों ने बोला कि उन्होंने ऐसा कहा है, कोई लगा ले शर्त। मैंने कहा ठीक है, मैं लगा रहा हूँ 1 रुपए की। तो हल्के उसमें, ये अच्छा नहीं था परफॉर्मेंस, खराब था परफॉर्मेंस। 46,000 अच्छा नहीं कह सकते, खराब, सीधा सीधा, पर उसमें सुधार इसमें भी लाया जा सकता है। और बाकी जगह भी आज आम तौर पे अगर सुनिए, हो सकता है अपने मुंह में लोग बोलते हैं कि आज चुनाव हो जाएगा तो कांग्रेस जीत जाएगी। आम एक जो हवा है, 4 साल बाद चुनाव होना है, तब क्या होगा तब की बात है। लेकिन आज जो लोग हैं, कई लोगों को लग रहा है कि अरे वो पछता से रहे कि अरे तो गलत हो गया। तो मेरे को भी लोग कई बार बोलते हैं अरे बाबा गलती हो गया, आपको नहीं हारना था। एक फीलिंग है, मैं फिर अभी लड़ जाऊं चुनाव तो हो सकता है 94 वोट से हारा था तो 94 100 वोट से हार जाऊं, वो हो सकता है। लेकिन एक माहौल जो है, वो माहौल लोगों के बीच में से आ रहा है कि अरे ये तो ये नहीं होना था। कितने भाजपा के लोग कहते हैं, कितने भाजपा की तरफ के लोग ऐसा कहते हैं कि अरे बाबा को तो जीतना था। अपने साथ के कितने लोग कहते हैं, तो वो बाबा हो गए। ऐसे ही बात छत्तीसगढ़ से अभी जो उठ रही है, वो यही उठ रही है कि अभी चुनाव हो जाए तो कांग्रेस जीत जाएगी। बात भले ना हो तो कहीं ना कहीं कोई तो कारण होगा। जिस तरह से ये सरकार चल रही है, ये भाजपा की ही सरकार का ले ले, चाउर वाले बाबा चले थे, रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, चाउर वाले बाबा, तो एक माहौल था। आज जैसे ये बात सुन रहे हैं, उस समय वो भी बात सुनते थे।
विपक्ष में रह के कि चाउर वाले बाबा चाउर वाले, ऐसा माहौल बन रहा है एक व्यक्ति के नाम से, तो उसके चारों तरफ एक ताना बाना बन रहा है, माहौल बन रहा है, खाना पक रहा है, खिचड़ी भी नहीं खाना पक रहा है, इनके पक्ष में माहौल बन रहा है। वो समझ में आती है बातें, तो बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, तो ये पॉलिटिकल सेंस जो होता है विश्लेषण के तौर पे ये उठता है। तो आज के दिन की जो स्थिति है वो कांग्रेस के लिए निराशा की तो है ही नहीं। तो उस पे अगर कांग्रेस बैठ गई कि लोग तो ऐसा सोच रहे हैं हम तो अगला जीत ही जाएंगे, तो आप नहीं जीत पाओगे। उसके ऊपर आपको मेहनत करके इमारत खड़ी करनी पड़ेगी, लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखना पड़ेगा, काम करा पाओ चाहे नहीं करा पाओ। एक टेंडेंसी होती है काम कराने की, तो 90% लोग जानते हैं कि अगर आप सत्ता में नहीं हो तो काम तो नहीं करा पाओगे, लेकिन पहल तो कर सकते हो, बात तो कर सकते हो, उनके साथ खड़े तो रह सकते हो। तो ये 4 साल कांग्रेस के लिए 3.5 साल, फिर तो चुनाव आ जाएगा, कांग्रेस के लिए ये जवाबदेही का। शुक्रिया सिंहदेव, आपने बहुत लंबा समय दिया। आपके लिए, कांग्रेस मैं के लिए, ले लेता दोनों हूं के लिए ज्यादा शुभकामनाएं। ये थे टी.एस. सिंहदेव। पंचायती के इस एपिसोड में फिलहाल ये बातचीत, ये मुलाकात यहीं तक। फिर किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए प्रणाम।